नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे बाल मनोविज्ञान का। ये बाल मनोविज्ञान का चौथा भाग है और हम आज इसके अंतर्गत बात करेंगे विकास और वृद्धि के बारे में। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं विकास की, तो विकास या डेवलपमेंट, इस शब्द को सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले से बेहतर होना, है ना। जब विकास या डेवलपमेंट का हम नाम सुनते हैं तो क्या आता है? पहले से बेहतर होना। इसका एक अर्थ निकल के आता है सामने। तो इंसान में जीवन पर्यंत पहले से बेहतर होने की प्रक्रिया अर्थात विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जो विकास की प्रक्रिया है वो व्यक्ति में जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि पहले से कुछ बेहतर होता रहता है। और ये हमने अपने जीवन में देखा हुआ है और आए दिन देखते हैं, खुद में, दूसरे बच्चों में, अपने समाज में देखते रहते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक जैविक प्राणी होता है। उसको केवल भोजन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो माँ पर डिपेंड होता है या माता पिता या परिवार पर डिपेंड होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उसमें ढेरों परिवर्तन आने लगते हैं। एक तरीके से उसमें प्रगतिशील परिवर्तन आने लगते हैं। चीज़ों को समझने लगता है, समाज से अंतःक्रिया करने लगता है, अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने लगता है। चीज़ों को समझना, सीखना, उनका अपने जीवन में उपयोग करना, समस्या समाधान कर पाना, तर्क वितर्क कर पाना और ऐसी अनगिनत परिवर्तन या प्रक्रियाएं व्यक्ति में विकास के दौरान चलती रहती हैं। अब इसी चीज़ को अगर एक हम परिभाषा में समेटना चाहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। अब समग्र परिवर्तन, व्यक्ति में होने वाला समग्र परिवर्तन यानी कि सारा परिवर्तन। जैसे अभी हमने जब बात की थी तो व्यक्ति में क्या होता है? बहुत ढेरों परिवर्तन होते हैं ना। तो ये सारे परिवर्तनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया? समग्र परिवर्तन, जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, भाषाई परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं, जो ये सारे परिवर्तन हैं, इन्हीं से रिलेटेड होता है और इन्हीं के आधार पर वो निर्धारित होता है कि आगे व्यक्ति कैसा बनता है और क्या करता है। अब पहले जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन में आपका वेट हो गया, हाइट हो गया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सामान्यतः 3 किलो का होता है। फिर उसकी हाइट जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, वेट भी बढ़ता चला जाता है। फिर अगला आ जाता है उसका मानसिक परिवर्तन या मानसिक, देखिए इसमें मानसिक परिवर्तन या मानसिक विकास भी कह सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मानसिक परिवर्तन में आपका चिंतन, समस्या समाधान, अधिगम या सीखना, जो भी कह लें, ये सारे परिवर्तन आ जाते हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में लोगों से अंतःक्रिया कर पाना, समाज से रिश्ते नाते और संबंधों को बनाना, उसके बाद अपने पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर पाना। फिर नैतिक परिवर्तन में आता है आपका अच्छा बुरा या सही गलत का ज्ञान होना, कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उन चीज़ों को हम समझ पाते हैं बेहतर ढंग से। उसके बाद भावात्मक परिवर्तन आ जाता है। भावात्मक में जो हमारा इमोशंस हो, हमारे इमोशंस होते हैं कि किस कंडीशन में हमें कैसा इमोशन शो करना है। जैसे बच्चे को जब भूख लगती है तो रोता है। फिर जैसे जैसे वो जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा इमोशन को समझने लगता है, तो फिर अब जैसे उसमें जब शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो वो फिर खाने को मांगेगा, ना कि उसके लिए रोएगा। जैसे जब बच्चे को हम पानी के लिए कभी सिखाते हैं मम, तो बच्चे को जब प्यास लगेगी तो कहेगा मम्मा मम, ना कि रोएगा, वो मांग लेगा। और जहाँ पे हंसने वाली कंडीशन होगी वहाँ पे हंसेगा। उदास होने का भाव भी उसमें धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो ये होते हैं भावात्मक परिवर्तन, कि वो अपने भावों को, अपने इमोशंस को कैसे शो करता है अगले के सामने। उसके बाद अगला भाषाई परिवर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट परिवर्तन है या बहुत ही इम्पोर्टेंट विकास है, कि
व्यक्ति में भाषा का अर्जन कैसे होता है, वो भाषा को सीखता कैसे है और उसका अपने जीवन में उपयोग कैसे करता है, यहाँ तक कि भाषा व्यक्ति के विकास के और क्षेत्रों में किस प्रकार से योगदान देती है, इन सब का भी अध्ययन इसमें किया जाता है और इसमें आगे चलकर हम समझेंगे भी इसको। तो परिभाषा से क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, भाषाई परिवर्तनों के अनुक्रम को संदर्भित करता है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो सारे परिवर्तन ये सब आपस में कोरिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित या सहसंबंधित होते हैं। अगर एक परिवर्तन सही ढंग से नहीं होता है या एक कोई शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, और मानसिक विकास पे इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सामाजिक विकास पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, वो एक तरीके से फिजिकल ही तो होगा, जो ब्रेन होगा फिजिकल ही होगा, तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, मानसिक विकास होगा, वो भी प्रभावित होगा। और जब उसका मेंटल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ कहीं ना कहीं वो सामाजिक अंतःक्रिया करने में भी उसको समस्या होगी, लोगों से बातचीत करने में, फिर सही गलत का निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी, भावात्मक को इमोशन शो नहीं कर पाएगा, लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाएगा, ना उसे व्यक्त कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं। कहीं एक भी जगह कहीं कोई समस्या हुई तो उसके सारे व्यक्तित्व पर, सारे विकास पर इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावी ढंग से पड़ता है, बहुत ही व्यापक ढंग से पड़ता है। विकास को समझने की प्रक्रिया में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि विकास निर्भरता से आत्मनिर्भरता या स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि जब बच्चा छोटा होता है तो केवल एक जैविक प्राणी होता है और उसे पोषण के लिए केवल भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो अपनी माता पर डिपेंड होता है। और उसे भूख लगेगी तो अपनी माँ से खाना मांगेगा, या मतलब स्टार्टिंग में तो रोएगा ही ना, क्योंकि मांग तो सकता नहीं है, रोएगा। उसके बाद माँ उसके भावनाओं को समझ के खाना देती है, पानी देती है, उसे दूध पिलाती है, जो भी हो। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, फिर खाने को फिर मांगना शुरू कर देता है, फिर और बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि बच्चा खुद से अपने जीविकोपार्जन का साधन ढूंढ लेता है और खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाता है, यहाँ तक कि वो और लोगों की भी जीविका चलाने लगता है। तो विकास की प्रक्रिया इसी चीज़ को दर्शाती है कि व्यक्ति में निरंतर एक प्रगतिशील परिवर्तन होता रहता है और जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बनता है। जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो चल नहीं सकता है और उसे गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसकी मांसपेशियों की परिपक्वता बढ़ती है, जिसके कारण वो चलने फिरने लगता है और फिर अब उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कहीं जा सकता है। तो इस तरीके से उसमें एक स्वायत्तता आ जाती है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो सदैव व्यवस्थित होते हैं, नियमित होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं और ये प्रतिवर्ती यानी कि पीछे की ओर नहीं हो सकते हैं। मतलब व्यवस्थित या फिर एक विशेष अनुक्रम में होते हैं। जैसे कि बच्चा पहले बैठेगा, फिर धीरे धीरे किसी के सहारे खड़ा होगा, फिर अपने दम पे फिर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर चलना सीखेगा। एक उदाहरण और ले सकते हैं कि पहले बच्चा सुनता है चीज़ों को, लोगों को सुनता है, उसके बाद फिर बोलना सीखता है। फिर अगला नियमित होता है। नियमित मीन्स एक समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। एक समय आने पर ही बच्चा कोई विशेष हुनर, कोई विशेष अनुक्रिया या कोई विशेष चीज़ सीख पाएगा। उदाहरण के लिए जन्म लेते ही बच्चा नहीं चलने लगता है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां हैं वो अभी इतनी परिपक्व नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी तो फिर बच्चा फिर खड़ा भी हो पाएगा और चल भी पाएगा। तो ये सब एक समय के साथ ही होता है, एक नियम से होता है।
कि पहले बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा, ये भी तो एक नियम ही है। ये नहीं कि पहले बच्चा डायरेक्ट बोलने लगेगा फिर सुनेगा, ऐसा नहीं है, पहले सुनेगा फिर बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक नियम से होती हैं, नियमित तरीके से होती हैं। जब बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा उसके बाद, और साथ ही साथ जब थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, क्योंकि देखिए अभी इस पे भी डिबेट चल रहा है कि जो लैंग्वेज है, जो चिंतन है और जो भाषा का विकास है वो अलग अलग होता है या एक साथ होता है, या फिर पहले किसका होता है बाद में किसका होता है। तो इस पर अभी डिबेट चल रहा है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे अभी, बाद में इस पर भी चर्चा होगी। तो एक तरफ भाषा हुई, एक तरफ चिंतन हुआ, दोनों जब विकसित हो जाएंगे तो व्यक्ति की का जो मानसिक विकास है वो भी और तेज़ी से होगा और बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो एक नियमित तरीके से होता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अवस्थाएं दी हैं, विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर विकास में परिवर्तन सदैव प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील मीन्स प्रोग्रेसिव, मतलब हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है, पीछे की ओर नहीं आता है। अभी इसी के साथ आपको हम ये भी समझा दे रहे हैं कि क्योंकि ये सब दोनों को रिलेटेड है आपस में, तो प्रतिवर्ती या पीछे की ओर नहीं आता बल्कि हमेशा प्रगतिशील होता है। जैसे जो बच्चे का वेट है वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका वेट बढ़ेगा ही, ना कि घटेगा। हालांकि कभी कभी जैसे जैसे साल 1.5 साल के लिए हो सकता है वेट घट बढ़ जाए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का जो भौतिक विकास है, जो शारीरिक विकास है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक 3 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि 10 साल के बच्चे का वेट ज़्यादा ही होगा, तो फिर वो भी बच्चा जब 10 साल का होगा तो उसका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा तर्क करने या लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। फिर आप कोई भी परिवर्तन ले लीजिए, आप मानसिक परिवर्तन ले लीजिए, मानसिक परिवर्तन में क्या होगा, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो हमेशा बढ़ेगी ही। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है कि उसकी मानसिक क्षमता घट जाए, या क्योंकि अब कोई हादसा हो जाएगा तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन आम तौर पर सामान्य तरीके से अगर उसका जीवन चल रहा है तो उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है, जो सोचने समझने की क्षमता है, जो समस्या समाधान करने की क्षमता है, चीज़ों को समझने की क्षमता है, ये क्षमता बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। उसके बाद आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर लें तो ये भी प्रगतिशील होता है। अब देखिए कैसे, कि जो व्यक्ति का समाज है, समाज से अभी पहले माँ बाप से जुड़ता है, फिर परिवार से जुड़ता है, फिर पड़ोसियों से, फिर स्कूल, फिर उसका सामाजिक जो दायरा होता है हमेशा बढ़ता ही चला जाता है और उस संबंधों को और बेहतर ढंग से समझ पाता है, उन्हें निभा पाता है। अब प्रगतिशील में ही भावात्मक को ले लीजिए। बच्चा पहले क्या होता है, पहला कहीं भी कुछ भी रोने लगता है, हंसने लगता है, उसको पता नहीं होता है। लेकिन घर में कुछ भी हो गया हो, किसी की डेथ ही हो गई, हो सकता है बच्चा अगर बाई चांस डरे ना है, उसके सामने कुछ ऐसी क्रियाएं की जाए, उसको खिलाया जाए तो वो हंसेगा, रोएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके अपने भावनाओं पे भी कंट्रोल बढ़ेगा, वो समझ पाएगा कि हाँ किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपने इमोशंस को कैसे शो करना है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमेशा लैंग्वेज का जो क्षेत्र होगा बढ़ेगा ही। पहले एक शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द, 10 शब्द, 50 शब्द, ऐसे ही शब्दों की जो संख्या होगी वो बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो क्या होता है, प्रगतिशील परिवर्तन होता है और ये पीछे की ओर नहीं आता, क्योंकि अब जैसे वो शब्द मान लीजिए सीख गए, उदाहरण दे रहे हैं केवल भाषा का ही, कि शब्द बहुत सारे सीख गया, अब उसके शब्दों की जानकारी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी ही। उसका जो वोकैब होगा वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। उसके बाद ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अब देखिए अपेक्षाकृत स्थायी में क्या हुआ कि कोई भी सीखी गई चीज़ जो एक निश्चित समय तक या निश्चित समय तक स्थायी रहती है, जैसे इसका स्थायित्व 1 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, फिर जीवन पर्यंत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी बोलते हैं आमतौर पर, किसी बच्चे ने इंग्लिश सीखी, हो सकता है इंग्लिश की जो जानकारी है वो कुछ दिन तक रहे, लेकिन एक समय बाद उसका प्रयोग ना करने पर वो उसे भूल भी सकता है, लेकिन कुछ दिन तक रही तो कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करेगी ही करेगी। तो जो चीज़ें व्यक्ति सीखता है वो उसके विकास को ज़रूर प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि
कि परिवर्तन सदैव व्यवस्थित होता है, नियमित होता है, प्रगतिशील होता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है और पीछे की ओर नहीं होता है। विकास कभी पीछे की ओर नहीं होता है। अब जब हम बात करते हैं वृद्धि, अब वृद्धि या ग्रोथ की, तो इससे अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अर्थात देखिए पहले क्या होता है, पहले एक सेल होता है, फिर 2 बनता है, फिर वो 4 हो जाता है, फिर 8 हो जाता है, फिर 16 हो जाता है। ऐसे ऐसे कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है और बच्चा या व्यक्ति एक सेल से क्या होता है, एक बच्चा बन जाता है। फिर उसके बाद बच्चे में और सेल डेवलपमेंट होता है और कोशिकाओं का विकास होता है। फिर वो क्या होता है, बच्चा एक बच्चे से बालक हो जाता है, बालक से फिर किशोर हो जाता है, किशोर से फिर वयस्क हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें एक तरह से गुणात्मक वृद्धि होती रहती है, क्योंकि 2 से 4, 4 से 8। तो हम ये भी कह सकते हैं इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। मतलब जो कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, उसके कारण जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें वृद्धि होती है, और जिसे आगे चलकर हम वृद्धि या अवृद्धि कहते हैं। एक चीज़ और है कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक से तात्पर्य होता है जिसे हम माप सकते हैं, जिसका हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को हम मीटर या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। भार हो गया, ग्राम या किलोग्राम में जिसे हम माप सकते हैं। उसका आकार हो गया, जिसको हम जैसे मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसका आकार कैसा है, इसको भी हम अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसको हम एक दायरे में समेट सकते हैं। और सिंपल से शब्दों में अगर वृद्धि को समझा जाए तो जो कुछ भी शारीरिक परिवर्तन होता है वो वृद्धि ही होता है। शारीरिक परिवर्तन ही एक तरीके से वृद्धि या अवृद्धि है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमने समझा विकास को और वृद्धि को, कि विकास के अंतर्गत व्यक्ति का समग्र परिवर्तन आता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक और भाषाई परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। और वृद्धि में कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि को रखा जाता है, या उसके जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को विकास और वृद्धि अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।